A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 30 मई को घटित हुई थी. We shall discuss all the important facts that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1606. फिफ्थ ऑफ द सिख गुरुज ऑफ सिखिज्म, गुरु अर्जन देव पास्ड अवे. पांचवें सिख गुरु अर्जन देव का निधन हो गया. गुरु अर्जन देव वॉज बोर्न ऑन द 15th of April 1563. इनका जन्म स्थान है मुगल साम्राज्य के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का गोविंदवाल. सिख गुरुओं में से चौथे गुरु गुरु रामदास इनके पिता थे. ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि हिज मैटरनल ग्रैंडफादर गुरु अमरदास वाज द थर्ड सिख गुरु. गुरु अर्जन के दो बड़े भाई थे, प्रीति चंद और महादेव. गुरु रामदास चोज अर्जन द यंगेस्ट सन टू सक्सीड हिम एज द फिफ्थ सिख गुरु. अब बात करते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में. उन्होंने सिख ग्रंथ के पहले ऑफिशियल एडिशन को संकलित किया था, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में विस्तारित किया गया था. गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, जिसे सिखों द्वारा अंतिम और शाश्वत गुरु माना जाता है. प्लीज रिमेंबर दैट गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन गुरमुखी स्क्रिप्ट और आदि ग्रंथ इसका पहला गायन था. It is believed that Guru Arjan Dev laid the foundation of Harmandir Sahib, known as the Golden Temple today. ये माना जाता है इन्होंने मियाँ मीर को, जो एक मुस्लिम संत थे, इन्हें हरमंदिर की नींव रखने के लिए लाहौर से बुलाया था. The doors fixed on four sides of the buildings denote its acceptance for all the four castes and religions. Now coming back to Guru Arjan Dev. Guru Arjan Dev became popular spiritual figure and various people from different religion and faith came to meet him and seek his blessings. उनके समय में सिख धर्म का तेजी से विकास हुआ और ज्यादा से ज्यादा हिंदू और मुस्लिम भी गुरु के फॉलोअर्स बने. Soon Sikhism became the prominent popular religion of medieval Punjab. गुरु अर्जन देव को मुगल सम्राट जहांगीर के आदेशों के तहत गिरफ्तार किया गया था और लाहौर किले में कैद कर दिया गया था. Ultimately, he was tortured and executed in the year 1606. Guru Arjan Dev's son Hargobind Singh became the sixth Sikh Guru after him. His martyrdom is remembered as Shahidi Divas of Guru Arjan. Please remember that he is also the author of Sukhmani Sahib Bani, which means the prayer of peace. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो है 1987. गोवा was declared a state. गोवा को राज्य घोषित किया गया था. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय सेना द्वारा गोवा का लिबरेशन, गोवा में की गई जनमत संग्रह या रेफरेंडम और गोवा राज्य के गठन, जो इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं. On the 30th of May 1987, गोवा became India's 25th state. 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद गोवा, जो एक पुर्तगाली कॉलोनी थी, साल 1961 तक पोर्चुगीज कॉलोनी ही रही. In 1961, the Indian Army liberated it from Portuguese rule by force. The Portuguese government in Goa surrendered formally on the 19th of December 1961, ending more than 450 years of colonial rule in the state of Goa. उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोवा के जनता से वादा किया था कि राज्य के एक अलग पहचान कायम रखी जाएगी. ये उसी समय था जब भारत में कई नए राज्यों का गठन लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया गया था. इनिशियली गोवा को भारत का एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था. On the 16th of January 1967, a referendum was held in Goa. And this referendum was called the Goa Opinion Poll. ये एक रेफरेंडम था और इसके रिजल्ट्स गवर्नमेंट पर बाइंडिंग थी. रेफरेंडम द्वारा लोगों को ये तय करना था कि गोवा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के साथ मर्ज होना चाहेगा या यूनियन टेरिटरी ही रहेगा. The people voted against the merger and Goa remained a union territory.
इसके थोड़े समय बाद 1976 में गोवा के लिए फुल स्टेटहुड डिमांड करके गोवा असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था. But it was only in the year 1987 that Goa was declared a full-fledged state. Goa finally became a state on the 30th of May 1987. Now let us move on to the next topic of discussion for today, which is 1991. Indian politician Uma Shankar Dikshit passed away. भारतीय राजनेता उमा शंकर दीक्षित का निधन हो गया. उमा शंकर दीक्षित एक भारतीय राजनेता और कैबिनेट मंत्री थे. उन्होंने भारत में 2 राज्यों के गवर्नर के रूप में भी काम किया है. इनका जन्म हुआ था on the 12th of January 1901 and he was born in Ugu in Unnao district of उत्तर प्रदेश. उमा शंकर दीक्षित ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तब की थी जब वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्हें 4 बार जेल हुई थी. आजादी के बाद वे नेहरू के करीब रहे. बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1969 के स्प्लिट के दौरान इंदिरा गांधी का साथ दिया. From the year 1976 to 1977, he served as the governor of Karnataka, and 1984 to 1986, he served as the governor of West Bengal. On the 30th of May 1991, he passed away. इस टॉपिक से आपको बस इतना ही जानना होगा. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. वो है 2008 कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस वाज अडॉप्टेड. क्लस्टर हथियारों पर कन्वेंशन को अपनाया गया था. द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस विच इज नोन एज CCM एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो क्लस्टर बॉम्ब्स के उपयोग, ट्रांसफर, एकत्रीकरण पर रोक लगाती है. Cluster bombs are a type of explosive weapon which scatters submunitions or bomblets over an area. So why are cluster munitions not acceptable? इसके 2 कारण हैं. Number 1, they have wide area effects. Also, they cannot distinguish between civilians and combatants. Number 2, the use of cluster munitions leave behind large number of dangerous unexploded ordnance, and such remnants have severe consequences that may have adverse effects even after decades after having been used. Now talking about the convention. इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था साल 2008 में इन डबलिन और इसे ओस्लो में 3 दिसंबर 2008 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था. It entered into force on the 1st of August 2010, 6 months after it was ratified by 30 states. At present, over 100 states have signed and ratified this convention. तो कन्वेंशन स्वीकार करने के बाद क्या होता है? कन्वेंशन स्वीकार करने के बाद कंट्रीज क्लस्टर हथियारों का उपयोग, उत्पादन, भंडार या हस्तांतरण कभी नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा 8 साल में मौजूद भंडार को नष्ट करने के लिए भी प्रतिबद्ध है. So the signatories cannot use, transfer or stockpile cluster munitions, and they also need to destroy all the existing cluster munitions within 8 years of having ratified this convention. This convention was opposed by a number of countries that produce or stockpile significant quantities of cluster munitions. And these countries included China, Russia, United States of America, India, Israel, Pakistan and Brazil. Also remember that India, USA and Russia have not signed this convention. चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न. ये सारे क्वेश्चंस आज ही के दिस डे इन हिस्ट्री डिस्कशन पर आधारित है. अगर आपने ये डिस्कशन ध्यान से सुना है तो इन प्रश्नों के जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. सारे क्वेश्चंस के सही जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और सही ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम और आपके फेलो एस्पिरेंट्स देख पाए कि सारे क्वेश्चंस के सही जवाब कौन दे पाए हैं. Practice question number 1. Which Sikh Guru first compiled the Guru Granth Sahib? किस सिख गुरु ने सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया? ऑप्शन ए गुरु अर्जन देव,
ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु रामदास या ऑप्शन डी गुरु हरगोबिंद सिंह। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। When was गोवा declared a full-fledged state? गोवा को कब राज्य घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1987। Practice question number 3. Umashankar Dikshit has been governor of which of the following states? उमाशंकर दीक्षित निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 वेस्ट बंगाल, नंबर 4 राजस्थान। आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। वेयर वाज द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस अडॉप्टेड? क्लस्टर हथियारों पर कन्वेंशन कहाँ अपनाया गया था? ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी डबलिन, ऑप्शन सी शंघाई या ऑप्शन डी मॉस्को। Practice question number 5. Which Mughal emperor ordered the execution of Guru Arjan Dev? किस मुगल बादशाह ने सिख गुरु अर्जन देव को मारने का आदेश दिया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी हुमायूं। With this question, we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.